नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम यूपी टेट में जो पहला पोर्शन होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, उस टॉपिक को देखेंगे। और ये सारे जो आपको प्रश्न मिलेंगे ये आपका पिछले साल का पेपर है, जो कि इसके पहले एक पेपर मैं करवा दिया हूँ 2018 का, और दूसरा पेपर 2017 का है जो मैं करवा रहा हूँ। ये पहला पोर्शन होता है बाल विकास, और यूपी टेट में बाल विकास एक अहम रोल अदा करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि 2 लाख वैकेंसीज निकालेंगे, उसमें से 50,000 से अधिक प्राथमिक की वैकेंसीज निकलने वाली हैं। तो इसलिए इसके पहले आपका यूपी टेट ज़रूर होगा। और अगर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देना है और उसमें एक सीट हासिल करनी है तो आपको यूपी टेट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि जो न्यू शिक्षा नीति आई है इसमें यूपी टेट के नंबर भी जुड़ने की बात चल रही है। अगर यूपी टेट के नंबर जुड़ते हैं तो अवश्य ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए यूपी टेट में जितने भी आपके अच्छे नंबर आएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस सेट को। तो ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ है, पहला पार्ट है। इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, इन 3 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है 17 में आया हुआ था, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, सीखने का उद्दीपन सिद्धांत अनुक्रिया सिद्धांत ये थार्नडाइक का है, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत बीएफ स्किनर का है, ये भी आपका सही है। और सीखने का क्लासिक सिद्धांत पावलोव का, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये हाल का, ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। ये सिद्धांत दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रत्येक एग्जाम में। जब तक अभी तक एग्जाम हुए हैं यूपी टेट में 1, 2 से 3 ये क्या कहते सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इन सिद्धांतों को सारे रट लेना है। चलिए देखते हैं। क्लार्क एवं हॉल सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित ना होकर सीखने के प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है। तो सीखने का समग्र सिद्धांत जो है प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है। तो बाकी आपके ऊपर के हैं, डी वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो बताइए किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा उडवर्थ। उडवर्थ का जुड़ा हुआ है सुजन शास्त्र के पिता से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, सुजन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। उन्होंने 1883 ईस्वी में सुजानकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। सुजान शास्त्र में मानव के अनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधी अध्ययन किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, बताइए। तो किसने की है, तो 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा। ये दोस्तों काइनन ने की है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा दोस्तों काइनन ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न मतों के आधार पर किया है। जहाँ काइनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की चर्चा की है, वहीं क्रैचमर ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। काइनन के आधार पर भी पूछा जाता है, और क्रैचमर के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रैचमर के अनुसार शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की है, इसके बारे में भी लोग पूछते हैं। चलिए अगला है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों कथन 1 से 2 कथन यूपी टेट में अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि 1 से 2 यहाँ तक 3 भी कथन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कथन आपको रट लेना है। अगर यूपी टेट में 3-4 नंबर इन कथनों से हासिल करना है और आपका एक भी कथन न छूटे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आपको करवाऊंगा आगे भविष्य में, ये कथन सारे कथन आप लोग कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों। तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, विद्रोह की भावना दोस्तों, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है, तो बताइए। विद्रोह की भावना जो संबंधित है दोस्तों, तो किस अवस्था से दोस्तों, तो विद्रोह की भावना जो होती है पूर्व किशोरा अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगी। ये अवस्थाओं के बारे में मैं आपके सारे क्लास में लेके आऊँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बने हैं उन सारे टॉपिक को लेके आऊँगा। लेकिन इससे पहले हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन को आपको दिखा दूँ कि किस प्रकार से यूपी टेट में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं सारे आपको टॉपिक लेके आऊँगा। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इस पर परमानेंट विजिट करेंगे तो निश्चय ही आपको यूपी टेट में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रायः 10 से 14 वर्ष की मध्य की उम्र पूर्व किशोरावस्था से के रूप में निर्धारित की जाती है। इस उम्र में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक संरचना में तीव्र परिवर्तन होता है। इस उम्र में बच्चों में स्वयं की पहचान की भावना विकसित हो जाती है। इसी कारण पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों। तो ये आपके 10 से 14 वर्ष के बीच की पूर्व किशोरावस्था के रूप में निर्धारित की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाते हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये क्या कहते हैं इसको कहते हैं सीखने का पठार। जब सीखने की वह प्रक्रिया, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो तो उसे कहते हैं सीखने का पठार। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, सीखने की वह प्रक्रिया जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो सीखने का पठार दोस्तों कहलाती है। बुद्धि लब्ध सीखने का निकालने का सूत्र दोस्तों, बुद्धि लब्ध से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बुद्धि लब्ध का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि लब्ध का सूत्र जो होता है वो मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु, इसका ये सूत्र होता है जो बुद्धि लब्ध निकालने का। चलिए आगे देखते हैं। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सीखने के सिद्धांत के बारे में थार्नडाइक ने ही प्रयोग किया था, आप लोग पहले जानते हैं। 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे थार्नडाइक ने। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। प्रयास व भूल सीखने की एक मौलिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। इसका प्रतिपादन थार्नडाइक ने दोस्तों किया था। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं? तो 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों में 23 जोड़े होते हैं, अर्थात मनुष्य के संयुक्त कोशिका में कुल कितने होते हैं? 46 होते हैं। जोड़े 23 होते हैं लेकिन कुल 46 होते हैं। एक जोड़े में 2 होते हैं तो 23 जोड़े हुए और कुल जो उसके 46 गुणसूत्र होते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, आप अभी तक आपको कितने सिद्धांत मिल चुके हैं और आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन सारे आए हुए हैं सिद्धांत से। मैंने कहा था कि सिद्धांत के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं यूपी टेट में। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो ये किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? ये स्क्रीनर ने किया था। किसने किया था? स्क्रीनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्क्रीनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दंड अथवा पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। मेन दंड एवं पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है क्रिया प्रसूत में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये आपका अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। देखिए, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत के निर्माण में योगदान दिया था। कोहलर के सीखने का सिद्धांत अंतर्दृष्टि शिक्षण कहलाता है। तो ये दोस्तों क्या है आपका सिद्धांत तो है अंतर्दृष्टि शिक्षण से, ये इनसाइट थ्योरी दोस्तों कहलाती है कोहलर की, जो सूझ से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, काइटल है। तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन जो बताया प्रतिमान बताए थे, मॉडल बताए थे, तो ये आपका काइटल ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड काइटल ने किया। आगे काइटल के शिष्य जॉन एल हार्न ने इसे विकसित किया। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्ध से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिसके बारे में पहले से कोई न जानता हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता है दोस्तों। चलिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों
सही हो जाएगा सृजनात्मकता। देखिए, मानसिक उद्बोधन प्रतिपादन शिक्षण की एक तकनीकी है। शिक्षण की इस तकनीकी के द्वारा व्यक्तियों की सृजनात्मकता में सुधार किया जाता है। इस तकनीकी में किसी समूह में समस्या समाधान के लिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखता है। चलिए आगे देखते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों, गोलमैन, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? गोलमैन, ये बहुत ही, गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कौन? गोलमैन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये गोलमैन है, जो इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है। डैनियल गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोच और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करता है तथा वातावरण के अनुकूल होने के लिए दोस्तों भावनाओं को समायोजित करता है। वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, योग्यता की महत्वपूर्ण सूचक बन गई है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से शेष से भिन्न कौन है दोस्तों? बताइए। तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ड्राइवर रिडक्शन सिद्धांत, ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। बाकी अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत ये भी सही है। समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण अवयव का सिद्धांत, ये दोस्तों ये सब एक ही है, लेकिन आपका ड्राइवर रिडक्शन का सिद्धांत ये इससे अलग है तीनों से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। ड्राइव रिडक्शन प्रेरणा संबंधी सिद्धांत है, जबकि अन्य तीनों सिद्धांत यह बताते हैं कि सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण, संसाधित और कायम रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। संवेगात्मक संप्राप्त का न्यूनतम स्तर क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक संप्राप्त का न्यूनतम स्तर क्या है दोस्तों? तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है, क्योंकि संज्ञानात्मक संप्राप्त का न्यूनतम स्तर है। चलिए, ब्लूम के वर्गीकरण के सीखने के 3 क्षेत्रों की पहचान की गई है। संज्ञानात्मक, अगला क्षेत्र और भावनात्मक क्षेत्र, मनोप्रेरणा क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम स्तर कौन से हैं? जिसको ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषणात्मक चिंतन, संश्लेषण तथा मूल्यांकन, ये क्या है? ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम स्तर हैं दोस्तों। चलिए अगला है, इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। क्या है आपका? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये है, जो कि एक बालक जब साइकिल चलाना जानता है तो मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है अपने आप, तो ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है दोस्तों। चलिए, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को दोस्तों निम्न स्तर के से उच्च स्तर की ओर हल करने की क्षमता है। अतः बालक जो साइकिल चलाना जानता है वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है दोस्तों। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? जो पठार का कारण नहीं है, ये दोस्तों प्रेरणा की सीमा है। ये भी आपकी अगर प्रेरणा नहीं मिलेगा तब भी आपके अंदर पठार आ जाएगा। पठार होता क्या है दोस्तों? पठार वो होता है जब सीखने की सीमा एक स्थान पर जाकर रुक जाती है, उसी को पठार बोलते हैं। तो अगर आपके अंदर प्रेरणा नहीं मिलेगी तब भी आपकी जो है सीखने की सीमा रुक जाएगी। शारीरिक सीमा, अगर शारीरिक कुछ कमजोरी है या शरीर में दिक्कत है तब भी आपकी जो है सीखने का पठार आ जाएगा। अगला दोस्तों ज्ञान की सीमा, तो इसमें कौन सा नहीं है आपका? विद्यालय का असहयोग, ये आपका नहीं है। बाकी ज्ञान की सीमा भी आपका पठार का कारण बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी दोस्तों सही हो जाएगा। अधिगम का पठार वह स्थित है जब व्यक्ति के सीखने की क्षमता में प्रगति नहीं होती, अर्थात व्यक्ति के सीखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। शारीरिक सीमा ज्ञान की सीमा तथा प्रेरणा की कमी आदि अधिगम के पठार के कारण है, जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है दोस्तों। चलिए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये गैट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। देखिए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स एवं अन्य द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
चलिए आगे है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, बुद्धि का करता है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि का मापन करता है या संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारकों तरल शक्ति, ज्ञान, मात्रात्मक तर्क शक्ति और दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण तथा कार्य स्मृति का मापन करता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? ये जुंग के सिद्धांत है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और तीसरा क्या होता है बताइए दोस्तों? ये आपका जो बताए गए हैं, अंतर्मुखी बताया गया है, बहिर्मुखी बताया गया है, जो कि जुंग ने बताया है। इसको जुंग ने बताया है, बहुत ही इससे क्वेश्चन बनता है। जुंग के ये जो है वर्गीकरण है। देखिए, तो अतमुखा व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण कार्ल युंग ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति वह होता है जिसकी रुचि आमतौर पर अपनी भावनाओं और विचारों की ओर इशारा करती है। इसके विपरीत दोस्तों बहिर्मुखी व्यक्ति का ध्यान दूसरों की और बाहरी दुनिया की ओर निर्देशित होता है प्यारे दोस्तों। तो ये भी आपका है। चलिए अगला है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों प्यारे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। तो ये जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक परिवेश तत्व। क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेश जन तत्व सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक परिवेश जन तत्व हैं। परिवार में बच्चे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों आदि के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बच्चों का पारिवारिक परिवेश तथा आसपास का परिवेश उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। चलिए, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जगह? 23 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों द्रुतगामी विकास का नियम है। द्रुतगामी विकास का नियम है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। बाल्यावस्था में बच्चों की शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए दोस्तों। तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सारे हैं। चलिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका प्रतिपादन इवान पावलोव ने किया था। अन्य तीनों विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? हरलाक ने दिया है। किसने दिया है? हरलाक ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये मैकडूगल ने किया है। किसने किया है? मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीय अवधान है या कथन किसका है? तो 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही जाएगा। ये डमफिल का है। किसका है? डमफिल का है। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, ये है आपका डमफिल। दोस्तों, इस प्रकार से अगर कथन आपको याद करना है तो किसी एक की पॉइंट उसमें पकड़ लेना और उस की पॉइंट को हमेशा माइंड में रख लेना। अगर पूरी आपको कथन नहीं याद है, अगर वो की पॉइंट आता है तो तुरंत आपके माइंड में वो चीज़ परिभाषा किसकी है ये मालूम हो जाएगी। इसका इस तरह से ये आपका रूल्स होता है, जिससे आप आसानी से किसी भी कथन को याद कर सकते हैं। चलिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन डमफिल का है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। कौन सा? बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। बाकी आपके सारे हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने सीखने के विभिन्न नियम प्रतिपादित किए हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं। ये हैं
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इस प्रकार बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल न होकर सीखने के गौण नियम में शामिल है। बहु अनुक्रिया का नियम मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम तथा सहचर परिवर्तन का नियम सीखने का गौण नियम है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही जगह, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, जो कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, द्विकारक सिद्धांत स्पियर्स मैन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। देखिए, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था। स्पियर्स मैन के अनुसार मनुष्य के दो कारकों सामान्य कारक तथा निश्चय कारक का संगठन होता है। सामान्य कारक को जी कारक तथा कुछ विशिष्ट कारक को एस कारक कहा जाता है। उसके अनुसार व्यक्तियों का प्रदर्शन जी कारक एवं एस कारक द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन रहे जो कि 2017 का पेपर है। किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं आपने देखा। इसी आधार पर आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओ ताकि जो है एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं सारे मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद मैं क्लास वाइज इस टॉपिक में जितने भी पूरे आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं इसमें जहाँ जहाँ से टॉपिक बने हैं उन टॉपिकों को लेकर आऊँगा। आप लोग को निश्चय ही बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। अगर आप लोग साथ देंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे तो निश्चय ही आप अच्छे में 130 प्लस नंबर लेके आएंगे यूपी टेट में। और 130 प्लस नंबर आ जाते हैं तो निश्चय ही आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी जो 50,000 वैकेंसीज प्राथमिक में आने वाली हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख वैकेंसीज बोला है तो उसमें प्राथमिक की वैकेंसीज मिनिमम तो रहेंगी ही। और इसमें आपकी 2 चांस है। अभी कहा जा रहा है कि जूनियर की वैकेंसीज भी इसमें आएंगी। जूनियर में मतलब 6 से 8 तक वैकेंसी और प्राथमिक 1 से 5 तक की। तो आपके पास डबल चांस है, आपको जूनियर की वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। और डीएलएड वाले भी दोनों में पात्र होते हैं अभी तक, प्राइमरी में भी और जूनियर में। और जो बीएड धारक हैं पहले पात्र हुए थे लेकिन अब उनको निकाल दिया गया कोर्ट के माध्यम से, तो वो जूनियर के लिए भी पात्र हैं जो कि 6 to 8 और माध्यमिक में वो पात्र हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय भारत।